हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ओलंपियाड। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 40 डेज प्रीलिम्स प्लान, जिसमें आज हम पार्लियामेंट कवर करेंगे। पार्लियामेंट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम देखते हैं क्या है। चलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं पार्लियामेंट होता क्या है। तो पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होती है लोकसभा, फिर प्रेसिडेंट होता है और फिर राज्यसभा होती है। ठीक है, तो ये तीन बॉडीज जो हैं वो मिलकर बनाती हैं पार्लियामेंट। इन तीनों के एग्रीगेशन को हम बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पर लोकसभा जो होता है वो हाउस ऑफ पीपल होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो इंटीग्रल हेड होता है इसका, और फिर राज्यसभा जो होता है काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रेसिडेंट जो होता है वो मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट का, ये मेंबर नहीं होता है, ये उसका इंटीग्रल पार्ट है, ये उसका हेड होता है। ठीक है ना, ये मेंबर नहीं होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लोकसभा से। लोकसभा जिसको बोलते हैं हम हाउस ऑफ द पीपल, जिसमें लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, सिटीजन्स का। ठीक है, जिसको फर्स्ट चैम्बर भी बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, लोअर हाउस भी बोला जाता है और पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पर किसका, लोगों का। ये वाला जो चैम्बर है वो इंडियन पीपल की सोवरेन विल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वहीं अगर राज्यसभा की बात करें, ये सेकंड चैम्बर होता है, को और क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है और अपर हाउस भी बोला जाता है। इसमें जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। जो इंडिया की जो यूनिट्स हैं, फेडरल यूनिट्स हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, तो उनका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब हम दोनों की बात कर लेते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने मेंबर्स इनमें होते हैं। 550 इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की, और 250 है राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, अब ये 550 में से 530 जो है वो स्टेट से डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, और जो 20 लोग हैं, 20 लोग हैं, वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और वहां से भी ये इलेक्ट होके आते हैं। और किस मैनर में वो इलेक्ट होते हैं वो इस एक्ट में दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1965। ये एक्ट आपको याद रखना है, इसकी डेट याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर 104th अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें जो एंग्लो इंडियंस है उनका नॉमिनेशन यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। तो ये 104th अमेंडमेंट याद रखना है, जिसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो पहले 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, अब वो नहीं करते हैं, अब ये कैंसिल हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 250 में से 238 जो होते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और याद रखिए यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, 3 यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 3 यूनियन टेरिटरीज का ही रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, बाकी यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में। यहाँ पर लोकसभा में सारी यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन है, बट राज्यसभा में सिर्फ 3 यूनियन यूटीज का रिप्रेजेंटेशन है। बाकी जो 12 लोग बचते हैं वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, है ना। किन ग्राउंड्स पर, किस बेसिस पर, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, ठीक है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, 4 यहाँ पर पैरामीटर्स दिए हुए हैं। 4 पैरामीटर्स हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। ठीक है, तो इन अगर टॉपिक्स में, इन अगर सब्जेक्ट्स में अगर किसी पर्सन का स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल एक्सपर्टीज है, तो उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, ऐसे 12 लोगों को। अब हम राज्यसभा, लोकसभा की बात कर लेते हैं कि लोकसभा में किस तरीके से इलेक्शन होता है। यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मेथड जो होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, मतलब जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें जो वोटिंग होती है वो ये वाला सिस्टम कहलाता है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ नाम है, आपको पता है एक पर्सन एक वोट दे सकता है, बस ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देन यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं हम स्टेट के बीच में, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में। ओके, और ये वाला जो यूनिफॉर्मिटी वाला प्रिंसिपल है, ये उस स्टेट में लागू नहीं होता जिसकी पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है। 6 मिलियन से कम वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है। फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमको हर सेंसस के बाद। जब भी सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग, जब भी नई पॉपुलेशन हमको पता चलेगी कितनी है इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग हमको इसकी सीट्स भी एडजस्ट करनी पड़ेंगी लोकसभा की। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। देन उसके बाद कुछ सीट्स यहाँ पर रिजर्व रहती हैं स्पेशल कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इनके लिए कुछ रिजर्व सीट्स भी रहती हैं, है ना। और ये जो रिजर्वेशन है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2030 तक, है ना, 104th अमेंडमेंट के थ्रू। 104th अमेंडमेंट अभी हमने देखा, एंग्लो इंडियंस को जहाँ का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है, वहीं पर इनका जो रिजर्वेशन है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। सिर्फ ये 2 कम्युनिटीज़ हैं, इनका यहाँ पर रिजर्वेशन होता है। ओबीसीज का कोई रिजर्वेशन नहीं है। वुमेन्स का रिजर्वेशन अभी बिल आया है बट वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 कम्युनिटीज़ का यहाँ पर रिजर्वेशन होता है। ओके, अब जो ये लोकसभा होता है ये एक फाइनाइट चैम्बर है, मतलब ये इनफाइनाइट नहीं है, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। वैसे तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल होता है,
हालांकि इसको 5 साल के बीच में भी कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। तो वैसे नॉर्मल इसका टर्म कितना है, 5 साल, और उसके बीच में भी ये डिसॉल्व हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है डिसॉल्व इसको। ओके, उसके बाद इसका जो डिसीजन है डिसॉल्व करने का, इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी एक्शंस होते हैं वो जनरली कोर्ट के सामने उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका जो टाइम पीरियड है इसको बढ़ाया भी जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे एक बार में 1 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। इसका जो टाइम है 5 साल से 6 साल कर सकते हैं, बट उसको एक बार में 1 साल ही बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार में 5 साल और बढ़ा दिए। ओके, लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तब उसके 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। उसके 6 महीने के बाद ये जो हाउस है वो सेशन में नहीं रह सकता है, ये हाउस कंटिन्यू नहीं कर सकता, फिर इलेक्शन जरूरी है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखते हैं राज्यसभा जो होता है वो कंटिन्यूइंग चैम्बर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, ये एक परमानेंट चैम्बर है, ठीक है ना। यहाँ पर परमानेंट बॉडी है ये, यहाँ पर लोग हमेशा रहते हैं, ठीक है। हालांकि इसके 1/3 जो लोग हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ठीक है। एवरी 2 ईयर में 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये परमानेंट बॉडी तो है, बट यहाँ पर इसके जो लोग हैं 1/3 लोग वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं और नए लोग आते रहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी कोई भी यहाँ पर टर्म फिक्स नहीं की हुई है ना, कि ये जो मेंबर्स हैं कब तक रहेंगे इसमें, है ना। लेकिन पीपल्स एक्ट 1951 है ना, ये वाला जो एक्ट है इसने यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनका जो टर्म है वो फिक्स किया है 6 साल, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये 6 साल फिक्स नहीं है, पर ये इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर दिया हुआ है। और वो यहाँ के जो मेंबर होते हैं वो री इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, दोबारा इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, दोबारा यहाँ के मेंबर बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 25 साल है और यहाँ पर मिनिमम एज 30 ईयर है, ठीक है। तो 30 ईयर के अगर आप हैं तो आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं, और अगर आप 25 साल के हो गए हैं तो आप लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर आपको सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है इंडिया का। अगर आप सिटीजन नहीं हैं तो आप फिर यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। फिर आपको ओथ और अफर्मेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ओथ और अफर्मेशन में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है क्या? ओथ जनरली हम भगवान, गॉड, अल्लाह इनके लिए लेते हैं, इनके सामने लेते हैं, ठीक है। लेकिन अफर्मेशन उन लोगों के लिए है जो गॉड, अल्लाह, भगवान नहीं मानते, एथिस्ट हैं, ठीक है। वो अपनी खुद की कंसाइंस के बेसिस पे अफर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो ओथ जो होता है वो डिवाइनिटी, वो डिवाइन कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से डिवाइन पर्सन को हम सामने मानते हैं, और अफर्मेशन में हम सेल्फ कंसाइंस को ही रखते हैं, ठीक है ना। ये इसके डिफरेंस है। देन उसके बाद क्वालिफिकेशन जो हैं वो क्या है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी बाकी, ठीक है। बाकी और भी अगर कोई क्वालिफिकेशंस हैं तो वो फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, जैसे कि मस्ट बी रजिस्टर्ड एज इलेक्टर फॉर द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक कंडीशन ये है कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको फिर कंट्री के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको इलेक्टर होना पड़ेगा, आपको वहाँ पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एज अ इलेक्टर, ठीक है। तो एक ये कंडीशन है। और SC/ST जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रिजर्व सीट पर ही इलेक्शन लड़ें, वो नॉर्मल सीट पर भी, जनरल सीट पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने क्वालिफिकेशंस देख लिया, अब डिस्क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं हम, ठीक है। तो जो MPs हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी क्या डिस्क्वालिफिकेशन है? अगर उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्वायर किया है तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। या फिर वो अनसाउंड माइंड के हो गए हैं, मतलब उनका दिमाग सही नहीं है अब, तो तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अगर उन्हें किसी से उधारी ली है और चुकाई नहीं है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया अब नहीं रहे, ठीक है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और फिर ऐसा कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है उसके अंदर अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तब भी वो MPs नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक लॉ बनाया है पार्लियामेंट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके अंदर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स दिए हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं कुछ ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस में, ठीक है, इलेक्शन के दौरान अगर वो कुछ ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस में गिल्टी पाए जाते हैं तब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं 2 से या 2 साल से ज़्यादा अगर उन्हें सज़ा हो जाती है तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और इंटरेस्ट इन अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वर्क और सर्विस, और अगर उनका कोई ऐसा
ठीक है। और अगर उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी डील में जो गवर्नमेंट साइन कर रही है किसी पर्सनल प्राइवेट कंपनी के साथ, तब भी और अगर उनका वहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, वहाँ पर वो अगर करप्शन करते हैं तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। या फिर वो किसी में डायरेक्टर हैं या मैनेजिंग पोजीशन पे हैं और जिसमें गवर्नमेंट की पोजीशन और जिसमें गवर्नमेंट के शेयर 25% से ज़्यादा हैं या 25% हैं, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तब भी वो नहीं सीट एक्वायर कर सकते हैं। फिर अगर उनको गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किया गया है, ठीक है, डिसलॉयल्टी के लिए या करप्शन के लिए, जैसे कि आप आईएएस हैं और आपको करप्शन के लिए या डिसलॉयल्टी के लिए सर्विस से निकाल दिया गया है, तो आप दोबारा कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। फिर कन्विक्टेड अगर रहेंगे आप किस चीज़ के लिए, एनिमिटी और ब्राइबरी के लिए, अगर आपको यहाँ पर एनिमिटी प्रमोट करने के लिए या ब्राइबरी के लिए आपको एनिमिटी प्रमोट करने के लिए या ब्राइबरी के लिए आपको अगर कन्विक्ट किया गया है, तब भी आप सीट एक्वायर नहीं कर सकते, एमपी नहीं बन सकते। तो एमपी ना बनने की ये कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी एक है तो आप एमपी नहीं बन सकते हैं। और फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये 4 चीज़ें मेंशन की हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये 4 चीज़ें मेंशन की हैं, और बाकी ये चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है। ये याद रखिए क्योंकि पेपर में डायरेक्ट यही आ जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, on any of the above questions the president's decision is final but it is made after obtaining the opinion of the election commission। प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो फाइनल है, लेकिन प्रेसिडेंट को किससे कंसल्ट करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब यहाँ पर और चीज़ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, और इसकी वजह से ही आज हम देखते हैं जो डर्टी पॉलिटिक्स होती है उसका रीज़न यही है। इसलिए 10th शेड्यूल ऐड किया गया ताकि डिफेक्शन को हम कम कर सकें, ठीक है। डिफेक्शन मतलब क्या होता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, ठीक है, पार्टी चेंज करना फॉर ग्रैबिंग द पावर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन वॉलेंटरीली अपनी मेंबरशिप छोड़ देता है पॉलिटिकल पार्टी की, तब उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा डिफेक्शन के ग्राउंड पर, ठीक है। अगर वो वोट करने से मना कर देता है, ठीक है, जैसे कि उसको पार्टी ने डायरेक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग वो वोट नहीं करता है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है लेकिन उसने कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है, ठीक है ना, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर है और उसने पॉलिटिकल पार्टी करी है ज्वाइन आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद अगर उसने पार्टी की ज्वाइन कर ली किसी की, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 6 महीने के पहले वो ज्वाइन कर सकता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर है, लेकिन उसके बाद अब वो नहीं कर सकता है, नहीं तो वो डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और जो भी डिफेक्शन वाले केसेस हैं उसमें जो हाउस के लीडर होते हैं ना, उनका डिसीजन यहाँ पर फाइनल होता है, ठीक है। और इनको जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं, ये है ना, इनकी जो डिसीजंस है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं, जुडिशरी इन पर रिव्यू कर सकती है। ये किस केस में बोला था रिव्यू वाला, ये बोला था किहोटो होलोहन केस 1992, किहोटो होलोहन केस 1992 में इसकी बात हुई थी। मतलब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिसमें कि सीट एम्प्टी हो जाएगी अगर आपने डुअल मेंबरशिप ली रखी है। तो आप जैसे कि दोनों हाउस में इलेक्ट हो गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो आपकी जो राज्यसभा की सीट है वो अपने आप चली जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने कोई सी चॉइस नहीं करी, तो आप एक हाउस के मेंबर हैं लेकिन आपने राज्यसभा में भी सीट जीत ली है, तो आपकी जो सिटिंग तो आपके जो अभी एग्जिस्टिंग हाउस की सीट जो है वो खाली हो जाएगी, क्योंकि आप फिर लड़े ही क्यों अगर आपको ये वाली सीट खाली नहीं करनी थी तो इलेक्शन, है ना। तो ये है। देन उसके बाद अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों के लिए आपने इलेक्शन जीता है, ठीक है ना, और अगर आप जीत गए दोनों सीट्स, अगर आप वो डिसाइड नहीं कर रहे कौन सी सीट लेना है हमको, तो फिर आपकी पार्लियामेंट की सीट खाली हो जाएगी। इसमें 14 दिन के अंदर आपको डिसीजन लेना होता है और यहाँ 10 दिन के अंदर आपको डिसीजन लेना होता है, नहीं तो आपकी एक सीट खाली हो जाती है। और आप कैसे सीट खाली कर सकते हो, बाय रेजिग्नेशन आप रिजाइन कर सकते हो, चेयरमैन या स्पीकर को आप अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हो और आप एमपी की पोजीशन से रिजाइन कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ये लोग आपकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें इनकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आपने रिजाइन कर दिया है तो आपको रिजाइन मिल जाएगा, ठीक है। इनके यहाँ पर डिसीजन फाइनल होता है। देन उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, जितनी हमने अभी देखी सारी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, है ना। और उसके बाद फिर एब्सेंस, अगर आप 60 दिन तक एब्सेंट रहे हाउस से बिना इन्फॉर्म किए, आपने कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी और आप 60 दिन तक गायब हैं, तब भी फिर आपका जो है वो सीट वहाँ से खाली हो जाएगी, ठीक है ना। देन उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो इलेक्शन है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, अगर कोर्ट ने आपका जो इलेक्शन हुआ था उसको ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तब भी आपको सीट खाली करनी पड़ेगी। या फिर आपको हाउस से निकाल दिया गया, ठीक है ना, भगा दिया, आपको निकाल दिया, तब भी आपको सीट खाली करनी है। या फिर आप प्रेसिडेंट बन गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए या गवर्नर बन गए, ठीक है, तब भी आपको हाउस की सीट खाली करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी कंडीशंस हैं, इनको आप याद कर लो एक एक करके।
अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर ओथ ऑफ ऑफिस। तो जो एमपीज होते हैं उनको ओथ लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है, या प्रेसिडेंट जिस भी पर्सन को अपॉइंट करेगा उसके सामने ओथ लेनी पड़ती है। और सिर्फ ये 3 ओथ हैं, ठीक है ना। तो 3 ओथ हैं, इनको याद कर लो, ये भी आ सकती हैं डायरेक्ट, है ना। टू बियर ट्रू फेथ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ट्रू फेथ रखना है, एलिजियंस रखना है, पहला काम। दूसरा, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है इनको। और तीसरा, अपनी जो ड्यूटी है, इनको जो ड्यूटी मिली है उसको अच्छे से डिस्चार्ज करना है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पेक्ट करना है, देन इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, देन थर्ड अपनी ड्यूटी करना है अच्छे से। तो ये 3 यहाँ पर ओथ लेना रहता है इनको। अगर इनने ओथ नहीं ली है तो फिर ये जो पर्सन है ना, तो ये वोट नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते प्रोसीडिंग्स में। अगर इन्होंने ओथ नहीं ली है तो ये नहीं कर सकते वोट और ना पार्टिसिपेट कर सकते। और उसके बाद इनको कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं मिलेंगे, कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेंगी। चलिए प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती है पार्लियामेंट को लेकर। सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट जो होता है उसको उसकी मर्जी के बिना, है ना, उसकी असेंट के बिना कोई भी बिल जो है वो एक्ट नहीं बनता है, ठीक है। कोई भी बिल जो है वो एक्ट नहीं बनता है, पहला तो ये उसकी पावर हो जाती है। दूसरा, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है टेम्पररी टाइम के लिए, ठीक है, जब भी पार्लियामेंट सेशन में ना हो। पार्लियामेंट में आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि पार्लियामेंट जो होते हैं उसके सेशन होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम देखते हैं विंटर सेशन है, मानसून सेशन है, बजट सेशन है। अगर पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है तब अगर लॉ बनाना है, तब कोई इमरजेंसी आ गई एकदम से, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है उस गैप पीरियड में, ठीक है ना। जैसे कि बजट सेशन कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी मानसून सेशन आने में टाइम है, बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें इमरजेंसी आ गई है, कोई लॉ बनाना है, तो जो प्रेसिडेंट है वो टेम्पररी टाइम के लिए ऑर्डिनेंस इशू कर देगा, ठीक है ना। तो ये पावर है ऑर्डिनेंस वाली। देन उसके बाद वो हाउसेस को एड्रेस करता है ना, हाउसेस में वो स्पीच देता है उनको। कब? जनरल इलेक्शन के बाद जब फर्स्ट सेशन होता है तब वो उसको स्पीच देता है, और फिर फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, जब भी हर साल का एक जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें वो एड्रेस करता है, ठीक है। फिर उसका तो डिसॉल्व करता है लोकसभा को, जैसे कि हमने देखा था। उसके बाद वो बुलाता है और उन सेशन को एंड भी करता है। सेशंस को वो बुलाता है, सेशंस को वो लगवाता है। समन मतलब बुलाना और प्रोरोग मतलब सेशन को एंड कर देना, ठीक है ना। तो ये सारे काम किसके हैं? प्रेसिडेंट के हैं। ये जरूर याद रखिए, स्पीकर यहाँ पर सेशंस को नहीं बुलाता है, स्पीकर यहाँ पर सेशंस को एंड भी नहीं करता है। स्पीकर जो है वो मैनेज करता है अंदर की जो भी अफेयर्स हैं, बट जो उनको कॉल करता है सेशन के लिए वो है प्रेसिडेंट। अब हम स्पीकर की बात कर लेते हैं। जो हाउस के लीडर होता है ना, लोकसभा का लीडर कौन होता है? ये चेयरपर्सन कौन होता है? वो होते हैं स्पीकर, ठीक है ना। तो स्पीकर जो है एक तरीके से न्यूट्रल बॉडी मानी जाती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को भी हैंडल करता है और अपोजिशन पार्टी को भी हैंडल करता है, ठीक है। तो ये लोकसभा का जो हेड होता है, सबसे पहली बात तो ये है ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हेड होता है, उसके बाद लोकसभा का ये प्रिंसिपल स्पोक पर्सन भी होता है, ठीक है। जो भी बात अगर लोकसभा को कहनी है तो वो इसके थ्रू कहते हैं। फिर ये गार्डियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेज होता है हाउस और उसके मेंबर के, जो भी लोकसभा है उसके जो भी प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, और जो भी पावर्स है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। देन उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो ओरिजिन है वो पोस्ट कहाँ से देखने को मिलती है हमको? इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो हुए थे उसमें ये पोस्ट बनाई गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो पहले इंडियन जो स्पीकर थे वो कौन थे? 1925 में उनको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये भाई थे, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट में नाम बताएं, मैंने बहुत हिंट दे दी है। 1925 में बनाए गए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये भाई थे, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट स्पीकर थे। लोकसभा अपने ही बीच में से इनको स्पीकर को इलेक्ट करती है, ठीक है ना। और इसकी जो डेट ऑफ इलेक्शन होती है वो प्रेसिडेंट फिक्स करता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि स्पीकर की जो डेट है और डेट ऑफ इलेक्शन है वो कौन फिक्स करता है, तो वो प्रेसिडेंट फिक्स करता है ना। और ये कब तक ये ऑफिस में रहता है इलेक्शन के बाद? ये जब तक नई लोकसभा नहीं बन जाती है, ठीक है ना। जैसे कि ये इलेक्ट हुआ, एक लोकसभा कंटिन्यू चल रही है, फिर लोकसभा डिसॉल्व होती है और जब दूसरी नई लोकसभा बनती है तब तक ये कंटिन्यू काम करता है, मतलब लगभग 5 साल, है ना, क्योंकि 5 साल ही लोकसभा रहती है। ओके, तो फिर उसके बाद अगर इसको वैकेंसी, अगर इसकी सीट वैकेंट होनी, फिर अगर इनकी सीट वैकेंट होती है तो वो किन किन केसेस में सीट वैकेंट होती है? सबसे पहली बात तो अगर ये लोकसभा के मेंबर ही ना रहें तब इनकी सीट वैकेंट हो जाएगी, तब ये स्पीकर भी नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर ये खुद रिजाइन कर दें, अब ये रिजाइन किसको करेंगे? डिप्टी स्पीकर को करेंगे। ये प्रेसिडेंट को रिजाइन नहीं करेंगे, डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि यूपीएससी में पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि इनकी डेट कौन फिक्स करता है इलेक्शन की? प्रेसिडेंट, बट ये रिजाइन किसको करते हैं? डिप्टी स्पीकर को, ठीक है। और अगर इनको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो रिमूव कौन करेगा? इनको रिमूव करेगी पार्लियामेंट, ठीक है।
ठीक है ना। पार्लियामेंट इनको रिमूव करेगी तो पहले 14 डेज का इनको नोटिस देगी, ठीक है, और फिर पूरा प्रोसेस रहता है, इफेक्टिव मेजोरिटी से इनके रिमूवल पास होता है, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं क्या होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इनके पावर देख लेते हैं, स्पीकर की क्या पावर्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये प्रोसीजरल कंट्रोल करते हैं, फिर ये लेजिस्लेटिव पावर्स होती है इनमें कुछ, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट ये देखते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात ये मेंटेन करते हैं ऑर्डर और डेकोरम हाउस में। उसके बाद ये फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के हाउस में, मतलब लोकसभा में क्या चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करना है यही बताते हैं। उसके बाद ये हाउस को एडजर्न कर देते हैं या सस्पेंड करते हैं, ठीक है। हाउस को एडजर्न मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए स्थगित करना, रोक देना, ठीक है, तो वो ये करते हैं। और उसके बाद ये अपना कास्टिंग वोट यूज़ करते हैं। सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके पास कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट मतलब क्या होता है, जब भी अगर डिसीजन कोई भी इक्वल आ गया है ना, दोनों साइड से फेवर और अगेंस्ट दोनों इक्वल हैं, तब ये बीच में कास्टिंग वोट करते हैं। अब कोई भी डिसीजन टाई हो जाता है, ठीक है, टाई हो गया है, तब ये यहाँ पर वोट करते हैं कास्टिंग वोट, ओके। अभी इनकी लेजिस्लेटिव पावर देख लेते हैं। सबसे पहले बात तो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। मनी बिल की डिसाइड करने की पावर इनके पास होती है। फिर ये जॉइंट सिटिंग को यही प्रिसाइड करते हैं। देन उसके बाद अगर डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी मैटर है, डिफेक्शन को लेकर, है ना, 10th शेड्यूल में डिफेक्शन है ना, हमने देखा था अभी, अगर उससे लेकर कोई भी मैटर है तो ये यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेंगे। उसके बाद ये सीक्रेट सिटिंग को अलाउ करते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ही सीक्रेट कि हमें कुछ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए सीक्रेट सेटिंग्स करनी पड़ती हैं या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सीक्रेट सेटिंग करनी पड़ती है पार्लियामेंट को, तो वो सीक्रेट सेटिंग की परमिशन ये देते हैं और यही करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर याद रखिए, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री ग्रुप के, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, स्पीकर होता है। देन उसके बाद ये अपॉइंट करते हैं चेयरमैन, सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के चेयरमैन जो भी होते हैं ना, उनको ये अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी हैं, ठीक है, उनके जो चेयरमैन उनको यही अपॉइंट करते हैं। और ये चेयरमैन की तरह काम करते हैं 3 कमेटीज़ के, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी। ये 3 कमेटी याद रखिए, इनके ये चेयरमैन होते हैं ना, ये आ सकती है, डायरेक्ट आ जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3 कमेटी हैं ये, है ना। इन 3 कमेटी के हेड कौन होता है, स्पीकर। टेन्योर है इनको फिक्स करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनको इम्पार्शियल काम करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट को भी फेवर नहीं कर सकते और ये अपोजिशन को भी फेवर नहीं कर सकते। ये एक ऐसे पर्सन होते हैं जो इम्पार्शियल होना चाहिए, तो इसलिए इनका टेन्योर जो है वो फिक्स रहता है ना। इनको अगर किसी को रिमूव करना है तो काफ़ी टफ प्रोसेस है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी से इनको इनके जो रिमूवल रिजोल्यूशन है उसको पास करना पड़ेगा, जिसमें 50 मेंबर्स, तो पहली बात वो मोशन को इनिशिएट कर, पहले इनको 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। इनको एक नोटिस भेजना पड़ता है कि हम आपको रिमूव कर रहे हैं, 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है, और फिर इनसे इनके बारे में पूछा जाता है कि आपको हम रिमूव कर रहे हैं इन ग्राउंड्स पर। देन उसके बाद फिर 50 लोग आते हैं, वो मोशन इनिशिएट करते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी में होता है कि टोटल जितनी भी मेंबरशिप है, जितने भी एमपी इलेक्ट होके आए हैं, उनका टोटल निकालते हैं, उनकी मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है ना। बात फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए इनकी जो सैलरी और अलाउंसेज हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होते हैं, मतलब इन पे कोई वोटिंग नहीं हो सकती, इन पे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है, ये फिक्स रहती हैं चीज़ें। फिर इनको इनके बारे में कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता ये, है ना, पर कंटेम्प्ट का केस लगा सकते हैं, क्योंकि इनको इम्यून रखना पड़ेगा क्रिटिसिज्म से, नहीं तो फिर ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जुडिशनल इम्यूनिटी रहेगी इनकी, कि ये जो भी बोल रहे हैं और ये जो भी काम कर रहे हैं वो जुडिशरी के सामने नहीं लाया जा सकता, ये नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू हैं, ओके ओके। फिर यहाँ पर सबसे मेन चीज़ यहाँ पर इनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी आगे है, 7th रैंक पे आते हैं ये, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में ये 7th रैंक पर आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर इनकी पोजीशन है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। अगर अब डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं कि इलेक्टेड बाय लोकसभा से ये इलेक्ट होता है डिप्टी स्पीकर भी, है ना, स्पीकर की जैसे ये सेम काम करता है, लेकिन जब स्पीकर नहीं होता है हाउस में तब डिप्टी स्पीकर का रोल वहाँ पर आ जाता है, तब वो चीज़ें संभालता है, ठीक है ना। हालांकि ये उससे सबॉर्डिनेट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि डिप्टी स्पीकर ऊपर है और डिप्टी स्पीकर नीचे है, दोनों एकदम बराबर हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर सेम है, ठीक है। बट जब स्पीकर नहीं होता है तब डिप्टी स्पीकर का काम आता है, ठीक है ना, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि 11th लोकसभा के बाद से यहाँ पर कन्वेंशन बना लिया गया था कि जो स्पीकर रहेगा वो तो इलेक्ट करेंगे हम, और वो जनरली रूलिंग पार्टी का होता है, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर है वो हम अपोजिशन पार्टी का रखेंगे ताकि बैलेंस में रहें चीज़ें, है ना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं पिछले 2 लोकसभा से कि कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है इंडिया में, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर है उसकी जो डेट ऑफ इलेक्शन है ना, डेट ऑफ इलेक्शन है वो कौन डिसाइड करता है, वो स्पीकर डिसाइड करता है।
तो स्पीकर ने डिसाइड ही नहीं किया है कौन सी डेट को इलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स है वो, तो है ना। आपको याद रखना है, स्पीकर की डेट ऑफ इलेक्शन कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। बट डिप्टी स्पीकर की डेट ऑफ इलेक्शन स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है ना। फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम एक टेम्पररी ऑफिस होता है, टेम्पररी स्पीकर होता है, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। और ये सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उस टाइम के लिए, हाउस में जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर अवेलेबल है उस टाइम पे, उनको वो बना देते हैं स्पीकर प्रोटेम। इसका रोल क्या होता है? ये कुछ नहीं करता, ये जो नए मेंबर्स आए होते हैं, जो एमपीज आए होते हैं ना इलेक्ट होके, उनको ये इस ओथ दिलवाते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही न्यू स्पीकर इलेक्ट हो जाता है, इनकी ये पोस्ट यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है ना। फिर एक पैनल बनाते हैं चेयरपर्सन का ये लोग, ठीक है, 10 लोग होते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल ना तो स्पीकर है ना डिप्टी स्पीकर है, ये लोग कहीं बाहर गए हैं, तब हाउस को कौन संभालेगा? तो ये जो 10 पर्सन का जो पैनल बनता है ना, इनमें से कोई भी पर्सन आके फिर स्पीकर का रोल निभा सकता है। यहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन को देख लेते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा के चेयरमैन वही होता है जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ठीक है। ये यहाँ पर चेयरमैन जो जरूर होता है, बट ये मेंबर नहीं होता है हाउस का। जैसे कि स्पीकर, हमने देखा लोकसभा के स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का मेंबर भी होता है, बट यहाँ पर जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो हाउस का मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का, ठीक है। और ये इसको अगर रिमूव करना है ना चेयरमैन को, तो ये सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट की तरह ही रिमूव हो सकता है। ये सेम रहता है जैसा कि लोकसभा के स्पीकर रहता है, वैसा ही ये सेम है ना, कि ये प्रिसाइड करता है जो भी राज्यसभा की सेटिंग्स है उनको, और ये भी कास्टिंग वोट करता है। फर्स्ट इंस्टेंस में ये वोट नहीं करता, ये कास्टिंग वोट करता है, ठीक है। और यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन भी इलेक्ट होता है ना, जैसे कि डिप्टी स्पीकर रहता है वैसा ही। और ये डिप्टी चेयरमैन जो रहता है ये जरूर मेंबर होता है राज्यसभा का, ठीक है ना। ये राज्यसभा का मेंबर होता है, राज्यसभा के लोगों के बीच में से इसको इलेक्ट किया जाता है ना, डिप्टी चेयरमैन को, और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहता है राज्यसभा के लिए, ठीक है। अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। बस 2 डिफरेंस होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन में और लोकसभा के स्पीकर में। पहला कि राज्यसभा जो लोकसभा के स्पीकर है वही बता सकता है सिर्फ कि मनी वेल कौन सा है, ठीक है, वही डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है सिर्फ वही डिसाइड कर सकता है कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। देन उसके बाद जो ज्वाइंट सेटिंग है उसको जो प्रिसाइड करेगा सिर्फ स्पीकर करेगा, ठीक है ना। ये स्पेशल पावर रहती हैं। देन उसके बाद हम सेशंस को देख लेते हैं। सेशंस की एक पूरी लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले बात तो सेशन को समन किया जाता है, बुलाया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट करता है। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि मिनिमम 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है बस। तो मतलब 2 सेशन तो यहाँ पर कंपलसरी होते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। बट इंडिया में 3 सेशन होते हैं, एक होता है बजट, एक होता है मानसून और होता है विंटर। तो बजट सेशन जो होता है वो सबसे बड़ा सेशन होता है, सबसे लॉन्ग सेशन होता है, ठीक है ना, क्योंकि बजट डिस्कशन होता है। और फिर उसके बाद अब समन बुला लिया है ना, देन उसके बाद अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस आता है सेशन में, ठीक है ना, जैसे कि अपोजिशन पार्टी वाले अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर यहाँ पर कोरम नहीं है, कोरम मतलब यहाँ पर उतने मिनिमम लोग ही नहीं है कि हम यहाँ पर सेशन चला सकें, तो उसको एडजॉर्न कर देता है। कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। लोकसभा में स्पीकर करता है और राज्यसभा में चेयरमैन करता है, ठीक है ना। एडजर्नमेंट में वो पहले बताते हैं कि कितने दिन के लिए, कितने घंटों के लिए एडजर्नमेंट हो रहा है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आता है एक एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट साइन डाई में क्या होता है, यहाँ पर हम दिन नहीं बताते हैं कि कब तक के लिए हम ये जो सेशन है इसको रोक रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। ये जनरली जब होता है जब प्रोरोगेशन होता है, प्रोरोगेशन के थोड़े दिन पहले एडजर्नमेंट साइन डाई होता है कि अब हमको नहीं पता अब हम कब मिलने वाले हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जो प्रोरोगेट होते हैं, है ना, जो सेशन, वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन करता है, ये मतलब होता है टर्मिनेट कर दिया सेशन को, अब ये वाला सेशन यहाँ एंड हो जाता है, अब दूसरा नया सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये फिर एक लास्ट चीज रहती है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन सेशंस के लिए नहीं होता, ये पूरे हाउस को डिसॉल्व करता है, ठीक है ना, पूरे हाउस को यहाँ पे ये डिसॉल्व करता है। और ये डिसोल्यूशन सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है ना। और वो जनरली लोकसभा में ही होता है सिर्फ, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो लोकसभा डिसॉल्व होती है, ठीक है। या तो वो प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व खुद करेगा या फिर वो 5 साल में अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जैसे कि लीडर ऑफ हाउस जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, रूल्स ऑफ हाउस में मेंशन है लीडर ऑफ हाउस, ठीक है। लीडर ऑफ हाउस कौन होता है? जनरली ये प्राइम मिनिस्टर होता है या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड कोई भी पर्सन होता है, ठीक है ना। ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है जो हाउस की प्रोसीडिंग्स है उनको, ओके। फिर यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ये वो पर्सन होता है जो
लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का मेंबर है जिसने 1/10 से ज़्यादा टोटल सीट कवर की हुई हैं, है ना। और ये इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला है 1977 में। क्यों दिया है? क्योंकि हम चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो और हमारे पास एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट रेडी रहे। देन उसके बाद आता है विप। विप का जो हिंदी में मतलब होता है और जो रियल मीनिंग होता है वो होता है एक चाबुक, चाबुक जो घोड़े को मारते हैं, ठीक है। तो ऐसा हर पार्टी अपने एक विप अपॉइंट करती है जो उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको डिसिप्लिन में रखता है, ठीक है। अगर उनका सपोर्ट चाहिए मेंबर्स का तो वो सपोर्ट ये पर्सन एक्वायर करता है, ठीक है। और उसके बाद कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी अटेंडेंस ना, कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विल डिस्कस होने वाला है तो सबको यहाँ अटेंड होना है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? विप की होती है, ठीक है ना। डायरेक्टिव्स देता है ये। और अगर ये विप की बात नहीं मानी जाती, और अगर ये विप की बात नहीं मानी जाती है तो वो जो मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है ना। तो यहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है डिफेक्शन के अंदर, 10th शेड्यूल के अंदर वो, है ना, हमने जो ऐड किया डिफेक्शन वाला, उससे वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से बिल लैप्स होते हैं, कौन से बिल लैप्स नहीं होते हैं। जब भी जो हाउस है वो डिसॉल्व होता है, मतलब अब हाउस डिसॉल्व हो गया है, अब नया हाउस बनेगा, नई लोकसभा बनेगी, नए लोग आएंगे, तो कुछ बिल्स रहते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं, और कुछ बिल्स जो है लैप्स नहीं होते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो भी बिल लोकसभा से रिलेटेड है वो सारे लैप्स हो जाएंगे, और जो बिल राज्यसभा हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, जॉइंट सिटिंग हो गया, इन 3 चीज़ों से रिलेटेड है वो लैप्स नहीं होंगे। बस सिंपल है, इतना याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कोरम। कोरम क्या होता है? मैंने बताया मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर दैट आर रिक्वायर्ड टू डू प्रोसीडिंग्स, ठीक है। प्रोसीडिंग्स और जो बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए कुछ नंबर चाहिए रहता है लोगों का, उतने जरूर होने चाहिए, जैसे कि 10% ऑफ हाउस, ठीक है। 1/10 लोग जरूरी हैं। लैंग्वेज अगर हम देख लेते हैं पार्लियामेंट की, तो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश। बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी मदर टंग में भी वहाँ पर बोल सकते हैं। और उसके बाद वोटिंग यहाँ पर जनरली मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो पर मेजोरिटी किसकी लगती है? प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबर्स हैं उनकी यहाँ पर मेजोरिटी लगती है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है वो कभी भी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं, वो कास्टिंग वोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं, याद कर लीजिए इनको। 79 में पार्लियामेंट बनेगी ये बताया गया है। उसके बाद है 80 में कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा है। देन उसके बाद है 81 जिसमें कंपोजिशन ऑफ लोकसभा है, ठीक है। देन उसके बाद है 85 में पार्लियामेंट के सारे सेशंस हैं। फिर है 89 जिसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात है। फिर 93 है जिसमें स्पीकर की और डिप्टी स्पीकर की बात है। और 98 में सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है ना। अब लास्ट में कुछ अमेंडमेंट्स देख लेते हैं जो पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं। 1988 में 61st अमेंडमेंट हुआ था जिसमें वोटिंग एज कम कर दी गई थी, 21 से 18 कर दी गई है, ठीक है। फिर 2001 में यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ 84th अमेंडमेंट जिसमें लोकसभा की जो सीट्स हैं उनको फ्रोज कर दिया गया 2026 तक के लिए, ठीक है। 2026 तक के लिए इनको फ्रोज किया गया था 1971 के सेंसस पे। पर फिर 2003 में एक और अमेंडमेंट होता है 87th अमेंडमेंट, इसमें 2026 तक सीट फ्रोज कर दी गई हैं। ये तो सेम है लेकिन ये 2001 का सेंसस के बेस पे किया गया था, ठीक है ना। तो अभी अगर अपन देखा जाए कि लोकसभा में जो सीट्स हैं रिजर्व जो फ्रीज सीट्स हैं वो 2001 के सेंसस पर वो बेस्ड हैं, ठीक है। और फिर 2020 में ये 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया है SC/STs का। और जो 2 नॉमिनेट मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के उनको कैंसिल किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ तक था पार्लियामेंट का पार्ट 1 और यहाँ पर हमने पार्लियामेंट का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल करेंगे पार्लियामेंट का पार्ट 2। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।